हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो से एक खबर आई थी। इसके गवर्नर यूरिको कोइके ने टोक्यो मेट्रोपॉलिटन असेंबली के चौथे नियमित सत्र में घोषणा की कि कर्मचारियों के सोमवार से शुक्रवार तक काम करने के स्थान पर कार्य सप्ताह को घटाकर केवल 4 दिन कर दिया जाएगा। उन्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी के दिनों का चयन करना नियोक्ता पर निर्भर होगा। उदाहरण के लिए वे हर दूसरे दिन छुट्टी दे सकते हैं या वे लगातार 4 दिन काम करने और फिर 3 दिन की छुट्टी देने का विकल्प भी चुन सकते हैं। सरकार सिर्फ 4 दिन के कार्य सप्ताह को बढ़ावा देना चाहती है और 3 दिन की छुट्टी देना चाहती है। आश्चर्य की बात है, जापान में वास्तव में ओवरटाइम कार्य की संस्कृति है। इससे देश का आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन इससे कामकाजी लोगों में काफी तनाव भी पैदा हो गया है। कर्मचारियों पर दबाव है, लेकिन यही उनकी कार्य संस्कृति रही है। चिंतित जापानी सरकार ने नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्पेन, यूके और बेल्जियम जैसे अन्य देशों की ओर देखा, जो 4 दिवसीय कार्य सप्ताह की पेशकश करते हैं। वे सोमवार से गुरुवार तक काम करते हैं और शुक्रवार से रविवार तक छुट्टी देते हैं। इस तरह से उन्हें कार्य जीवन में बेहतर संतुलन मिलता है और परिवार के साथ कुछ समय बिताने का वक्त भी मिल जाता है। लेकिन जापान के बारे में क्या? उसकी मुख्य चिंता कर्म जन्म दर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ओवरटाइम काम करने की संस्कृति है, जिससे काम का दबाव और थकान बढ़ती है, जिससे लोग परिवार के बजाय करियर चुनने को मजबूर होते हैं। यही महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय ने कहा कि 2024 में जापान में 7.27 लाख जन्म दर्ज किए गए, जो अब तक की सबसे कम जन्म दर है। जन्म दर के उच्च रहने की आशंका है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए टोक्यो सरकार ने 4 दिन के कार्य सप्ताह को 3 दिन की छुट्टी को मंजूर दे दी है। इससे दंपति एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता सकेंगे और उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे वे खुश और तनाव मुक्त हो सकते हैं। सरकार ने छोटे बच्चों वाले अभिभावकों को भी जल्दी काम छोड़ने की अनुमति देने का प्रावधान किया है। उनका वेतन तदनुसार समायोजित किया जाएगा और उन्हें तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से बेहतर कार्य जीवन संतुलन बन सकता है। रूस भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है। वहां भी जन्म दर में गिरावट देखी जा रही है। यह चिंता का विषय है। मृत्यु दर बढ़ रही है और जन्म दर घट रही है, जिसके परिणाम स्वरूप असंतुलन पैदा हो रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण रूस में मृत्यु दर में तेजी आई है, लेकिन जन्म दर उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। रूसी चिंतित है। 2024 की पहली छमाही में रूस में 5.99 लाख बच्चे पैदा हुए। रूस इतना बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम है। आगे की गिरावट से बचने के लिए रूसी सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को अपने कॉफी और लंच ब्रेक के दौरान सेक्स करना चाहिए। इस तरह जन्म दर बढ़ेगी और जनसंख्या भी बढ़ेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आईएसएच न्यूज़ ने इस पर कई वीडियो जारी किए थे। इस युद्ध के कारण जनसंख्या में गिरावट आई है और रूस अपनी जन्म दर बढ़ाना चाहता है। कम जनसंख्या से आर्थिक गिरावट आएगी। रूस अंततः अपनी संस्कृति खो सकता है और संभवतः आलूद भी हो सकता है। जापान को भी इसी बात का डर है, इसलिए वे जन्म दर बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि अर्थव्यवस्था गिर जाए या देश वीरान हो जाए। दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया देश की प्रजनन दर में 2024 में 8% की गिरावट देखी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कार्य संस्कृति तनावपूर्ण है और उनका जीवन यापन महंगा है। यही कारण है कि दक्षिण कोरिया
लोग बच्चों को जन्म देना पसंद नहीं करते, जबकि उनकी सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दक्षिण कोरियाई लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो दक्षिण कोरिया 2099 तक लुप्त होने वाला सबसे पहला देश बन सकता है। अब हम 2024 में हैं। हो सकता है कि अगले 70 वर्षों में यानी 2099 तक दक्षिण कोरिया गायब हो जाए। स्थानीय लोग गायब हो सकते हैं और सरकार ऐसा नहीं चाहती। तो फिर वह क्या कर रही है? दक्षिण कोरियाई सरकार ने कहा कि माता पिता द्वारा जन्म दिए गए प्रत्येक बच्चे के लिए वह 100 मिलियन वोन की राशि देंगे। इससे उनके जीवन यापन की लागत में मदद मिलेगी। सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी और नागरिक अधिकार आयोग इस पहल को लागू करने से पहले जनता की राय जानने और जनता को प्रोत्साहित करने के लिए एक सार्वजनिक सर्वेक्षण कर रहा है। इस तरह दक्षिण कोरिया लुप्त नहीं होगा और उसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। यह सचमुच आश्चर्य की बातें हैं। अब समय बदल गया है। पहले लोग 3-4 बच्चे पैदा करना पसंद करते थे और इसे लेकर चिंतित भी रहते थे, लेकिन अब स्थिति इसके उलट है। लोग बच्चे नहीं चाहते और अपने जीवन यापन की लागत बढ़ाना नहीं चाहते। दिलचस्प बात यह है कि समय बदल चुका है। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल हैं। वे केवल स्कूल के बाद एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन अब सरकार सहशिक्षा को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस तरह से लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं, जिससे विवाह और बच्चे पैदा हो सकते हैं। लड़कियां भी लड़कों की तुलना में 1 वर्ष पहले स्कूल जाना शुरू करेंगी, ताकि सही समय आने पर लड़कियां शादी के लिए तैयार हो सके और बच्चे पैदा कर सके। महिलाओं पर दबाव नहीं डाला जाएगा। सरकार यही सोच रही है। दिलचस्प बात है।